हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्म्स एंड द मैन। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसके राइटर है। एक नॉवेल है फ्रेंड, आर्म्स एंड द मैन। फ्रेंड्स, इस नॉवेल में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक सैनिक का जो वास्तविक जीवन जो रहता है, जो प्रैक्टिकली वो सोचता है, अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, उसको एक कटाच के रूप में यूज़ किया है। जो आम तौर पे एक हीरोइक कैटेगरी में रखा जाता है सैनिक को, उसको हीरो के रूप में माना जाता है। और एक वास्तविक जीवन में जो सैनिक होता है उसकी सोच क्या होती है, इस बारे में एक व्यंग्यात्मक रूप से ये नाटक जो लिखा गया है। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आर्म्स एंड द मैन और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पहले। फ्रेंड, आर्म्स एंड द मैन इसका पहली बार जो है परफॉर्मेंस जो किया गया था 21 अप्रैल 1894 को ये पहली बार परफॉर्म किया गया था ये प्ले। बाद में इसका प्रकाशन हुआ फ्रेंड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कलेक्शन प्रकाशित हुआ था, प्लेज एंड प्लीजेंट। इस कलेक्शन में इसे प्रकाशित किया गया था। फ्रेंड, आर्म्स एंड द मैन ये जो टाइटल है, इसका विचार लेखक को कहाँ से आया तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। एक रोमन एपिक है जिसका नाम है द एनीड, और इसके लेखक जो है, जो यानी पोएट जो है, ये इनका नाम है वर्जिल। इसमें एक लाइन आई है, इस एपिक में फ्रेंड एक लाइन आई है जो आर्मा विरुमकुए कैनो है ना। अब ये क्योंकि लैटिन भाषा में इसका उच्चारण थोड़ा सा हमारे लिए कठिन है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो अर्थ होता है आई सिंग ऑफ आर्म्स एंड द मैन। तो यहाँ से लेखक के विचार में ये जो टाइटल आया आर्म्स एंड द मैन। फ्रेंड्स, ये जो एपिक है द एनीड, रोमन एपिक है, रोमन भाषा में लिखा गया। इसमें आयरॉनिकली डिफ्रेंशिएट किया गया द हीरोइक आइडियोलॉजी, जो एक सैनिक को एक आइडियल, एक आदर्श हीरो है ना ये माना जाता है, बजाय इसके जो वास्तविक जीवन में उसका जो विचार होता है, जो उसकी सोच होती है, उसके बारे में एक आयरॉनिकली यानी व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया। और इसी थीम पर ये पूरा प्ले लिखा गया आर्म्स एंड द मैन। आइए फ्रेंड, थोड़ा सा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हमारे लेखक हैं आर्म्स एंड द मैन के, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म जो है 26 जुलाई 1856 को डबलिन जो है आयरलैंड में एक जगह है डबलिन, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। इनके पिता फ्रेंड एक कॉर्न मर्चेंट थे जो धीरे धीरे शराब के नशे में डूबते चले गए, और एक गरीबी ने इनको घेर लिया, इनके पूरे परिवार को। फ्रेंड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की माँ का नाम है लुसिंडा एलिजाबेथ गर्ली शॉ। ये एक टैलेंटेड महिला थी जो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड रखती थी। बाद में जो ये वॉइस टीचर भी बन जाती है। जैसा कि हमने देखा फ्रेंड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो इन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा, इसलिए इनके जितने भी रचनाएँ हैं, जिनके उपन्यास हैं, प्लेज हैं, इनमें आप इसकी झलक देखेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन कैसे होता है और एक अमीर व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, इस पर कटाच देखने को मिलेगा आपको। फ्रेंड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें शॉर्ट में जीबी शॉ भी कहा जाता है, इनकी फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ये कई स्कूलों में गए, लेकिन इनकी रुचि नहीं थी जो फॉर्मल एजुकेशन रहती है उसमें। तो इन्होंने बाद में फिर जो है इसको छोड़ दिया और स्वयं पढ़ाई करी, यानी सेल्फ स्टडी करी। डिफरेंट टाइप की जितनी भी बुक्स थी उनके पास, हिस्ट्री से लेकर के फिलॉसफी, लिटरेचर, इसके बारे में इन्होंने खुद अध्ययन करा, और धीरे धीरे ये सेल्फ एजुकेटेड मैन कह सकते हैं इनको। शॉ ने अपना कैरियर फ्रेंड एज ए ड्रामाटिस्ट 1890 में शुरू किया। उनका पहला प्ले था विडोअर्स हाउसेस, ये 1892 में ना, विडोअर्स हाउसेस, ये 1892 में एक ड्रामा आया था, इससे इन्होंने कैरियर की शुरुआत की। ड्रामा था फ्रेंड, स्लम जो होते हैं, झुग्गियाँ जो होती, उनके लैंडलॉर्ड यानी उनके मकान मालिक जो रहते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचार, उन गरीबों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं, इस बारे में ये पूरा प्ले है।
जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोअर मिडिल क्लास से थे, इन्होंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। इनके जितने भी ड्रामा, प्ले, उपन्यास जो भी हैं, इनमें आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि एक गरीब का जीवन किस कठिनाइयों से गुजरता है, और अमीरों की जो एक दिखावा करने वाली जो औपचारिकताएं रहती हैं, उन पे आपको कटाक्ष बार बार देखने को मिलेगा इनकी सभी रचनाओं। इनकी नेक्स्ट रचना आई फ्रेंड, मिसेज वारेंस प्रोफेशन। ये 1893 में आई। ये जो उपन्यास था या ड्रामा जैसे कह सकते हैं, ये प्रोस्टिट्यूट्स यानी वेश्याओं के बारे में था, और उनकी जो मजबूरियां रहती हैं, उनकी जो परिस्थितियां रहती हैं, जिनकी वजह से उन्हें इस व्यवसाय में आना पड़ता है, इस बारे में ये पूरा ड्रामा। आर्म्स एंड द मैन की बात करें फ्रेंड, तो ये 1894 में प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स, आर्म्स एंड द मैन जो 1894 में प्रकाशित हुआ था, ये नाटक जो है, ये एक आम व्यक्ति की जो सोच रहती है, सोल्जर्स को एक हीरो के रूप में, एक आदर्श के रूप में जो मानते हैं, बजाय उसके जो एक व्यक्ति जो वाकई में सोल्जर होता है, वो किस तरह से सोचता है, प्रैक्टिकली उसका नज़रिया क्या रहता है, वो अपने जो है सर्वाइवल के बारे में ज़्यादा सोचता है बजाय उसके। तो इस पे एक व्यंग्यात्मक रूप से पूरा आप देखेंगे, पूरे नाटक में कई बार इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे व्यंग कसा जा रहा है। यहाँ पे सैनिक बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मुझे तो केवल अपनी ज़िंदगी की चिंता है। वो गोलियों की बजाय चॉकलेट लेकर के जाता है युद्ध में। आइए फ्रेंड, अब आर्म्स एंड द मैन इसकी शुरुआत करते हैं। तो मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं सबसे पहले, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो कैप्टन ब्लंसचली, ये इसके प्रोटोगोनिस्ट यानी नायक हैं। कैप्टन ब्लंसचली ये इसके नायक हैं, जो आर्म्स एंड द मैन को जो कहानी पूरी जो है इनके इर्द गिर्द घूमती है। इसकी जो नायिका है फ्रेंड, इनका नाम है रायना पेटकॉफ। रायना पेटकॉफ ये इसकी नायिका है। रायना पेटकॉफ की जो है एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी एक सैनिक है, और उनका नाम रहता है सर्जियस सेरेनॉफ। सर्जियस सेरेनॉफ ये भी आर्मी में है, और इनसे इनकी सगाई हो चुकी है, जो भविष्य में जाके शादी होने की उम्मीद है, लेकिन आगे हम कहानी में देखेंगे कि क्या क्या मोड़ आते हैं कहानी में। फ्रेंड, रायना पेटकॉफ के पिता मेजर पॉल पेटकॉफ, ये इनके पिता हैं। ये सब आर्मी से रिलेटेड है। कैप्टन ब्लंसचली ये भी आर्मी में, सर्जियस भी आर्मी में, और रायना के पिता मेजर पॉल पेटकॉफ ये भी सेना में। रायना पेटकॉफ की मदर का नाम है फ्रेंड कैथरीन पेटकॉफ। ये इनकी मदर हैं जो हाउस वाइफ है। तो मेन करेक्टर आप इतने याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैप्टन ब्लंसचली ये नायक हैं, प्रोटागोनिस्ट हैं इस कहानी के। रायना पेटकॉफ ये इनकी नायिका हैं। इनकी सगाई हुई है आर्मी के ही एक व्यक्ति है जो सर्जियस सेरेनॉफ। रायना पेटकॉफ के पिता मेजर पॉल पेटकॉफ, और माँ जो है कैथरीन पेटकॉफ। दो और करेक्टर हम देखेंगे फ्रेंड जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके घर में यानी रायना के घर में दो नौकर काम करते हैं, एक महिला और एक पुरुष। तो लाउका जो है ये महिला मेड सर्वेंट, और दूसरा है निकोला, ये भी सर्वेंट है। लाउका जो है एक ऐसी लड़की है जो भले ही नौकरानी का काम करती है, लेकिन वो ये हमेशा मान के चलती कि मैं ज़िंदगी भर नौकरानी तो नहीं रहूँगी। यानी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने, महत्वाकांक्षी लड़की है। तो मेन जो करेक्टर हैं फ्रेंड, यही सारे करेक्टर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इसके मेन करेक्टर। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आर्म्स एंड द मैन के एक्ट नंबर 1 से। इनकी शुरुआत होती है फ्रेंड एक महिला या लड़की कहें, जिसका कमरे से शुरुआत हो रही है, और ये घटना जो है नवंबर 1885 में ये प्ले जो है घटना जो वर्णन कर रहा है। ये सर्बो बल्गेरियन वॉर जो हुआ था उसके बाद की घटना, एंड ऑफ द वॉर है। अब इस कमरे के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है।
इस कमरे में जो सामान है वो जो है बुल्गेरियन और वियनीज डेकोरेशंस का सामान है। एक बेड है, एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, ठीक है ना, और पास में जो है बहुत सारे पेपर बैग नॉवेल्स रखे हुए हैं, ढेर लगा है इनका। और एक फोटो लगा हुआ है एक हैंडसम मैन का, एक हैंडसम ऑफिसर का फोटो रखा हुआ है वहाँ टेबल पर। एक डब्बा रखा है जिसमें चॉकलेट क्रीम्स है। इस तरह से कमरे का वर्णन किया गया उस लड़की का। अब इसी में देखते हैं फ्रेंड कि एक रैना पेटकॉप जो ये कहानी की नायिका भी है, ये अपनी बालकनी में खड़ी है और बाहर के सुंदर नज़ारे का आनंद ले रही है। और वो ऐसा महसूस करती है कि ये जो सुंदर नज़ारा है, आर ओन यूथ एंड ब्यूटी आर पार्ट ऑफ इट। उसका स्वयं की जवानी और सुंदरता भी उसका एक हिस्सा है। आगे देखें फ्रेंड, रैना की माँ जो है कैथरीन पेटकॉफ, ये एंटर करती है उसके कमरे में। ये जो महिला है काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि सुंदर महिला है, लेकिन इनका जो एक दिखावा करने की जो आदत है, हमेशा एक ऊंचे दर्जे की महिला होने का दिखावा करने की कोशिश करती है हमेशा। और इस वजह से जो है एक फैशनेबल टी गाउन पहने हुए हैं, और इसकी वजह से वो इस एक रेडिकुलस महिला जैसी, एक मजाकिया जो कैरेक्टर जैसा दिखाई देता है। रायना को कैथरीन आके बताती है कि इसका जो फियांस है, यानी इससे जिसकी शादी होने वाली होती है, सर्जियस, सर्जियस ने एक कैवेलरी का नेतृत्व किया और बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और उस युद्ध को जीत लिया। दोनों बड़े खुश होकर के बातें करते हैं, कैथरीन और रायना, और दोनों जो है उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं सर्जियस की। रायना कहती है कि मैं यही सोच रही थी जब सर्जियस युद्ध में जा रहा था, तो एक जो हीरोइज्म की कल्पना उसके दिमाग में थी, उसके उसका जो पति होना चाहिए वो एक हीरो के जैसा होना चाहिए। तो वो ये बोलती है कि शायद ये मेरी जो कल्पना है ये कभी सच्चाई में बदल पाएगी या नहीं, यही मैं सोच रही थी जब सर्जियस युद्ध में जा रहा था। यही बोलती है फ्रेंड कि जब सर्जियस युद्ध में जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी ये कल्पना है, ये केवल जो नाटक में देखती हूँ, ओपेरा देखती हूँ, उसको देख करके मेरे मन में ऐसी कल्पना आई है एक हीरोइज्म की, वो शायद ही कभी सच होगी। लेकिन अब जो ये बात मैंने सुनी है सर्जियस की बहादुरी की, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी कल्पना थी ये वास्तविकता में बदल रही है। अब कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है फ्रेंड, जिसका नाम है लाउका। लाउका ये पेटकॉप्स की ब्यूटीफुल एंड इंसोलेंट फीमेल सर्वेंट है ना, उनके यहाँ काम करने वाली एक सुंदर लेकिन थोड़ी सी रूड टाइप का नेचर, उसकी एंट्री होती है। और लाउका कहती है कि सारे खिड़की दरवाजे हमको बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि जो सर्बियन सेना के लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो वहाँ से वापस लौट रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है और मारा जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो कोई सैनिक गलती से यहाँ घुस जाए। रायना भी जो है इस तरह की हिंसा को पसंद नहीं करती, और कैथरीन भी कहती है कि हाँ, हमें इस तरह की सुरक्षा को ध्यान रखना चाहिए। लाउका गलती से खिड़की को खुला छोड़ देती है, तो रायना उसे तुरंत डांटती है कि जैसा कहा जाता है वैसा करना चाहिए। और इसी बीच जब वो वहाँ से चली जाती, तो वो जो पोर्ट्रेट था सर्जियस का, उस फोटो को वो उठाती, अपने ऊपर ले जा करके बोलती, माय हीरो माय हीरो। देखिए इस तरह से उसके मन में जो कल्पना है कि उसके होने वाला जो पति है वो एक बहादुर सैनिक हो, एक हीरो, ये हीरोइज्म की जो कल्पना है उसके मन में, वो अपने जो फियांस है ना सर्जियस, उसको एक हीरो मान रही। अब थोड़ी दूर से फ्रेंड एक गोलियों की आवाज सुनाई देती है और दो आकृतियां दिखाई देती हैं वहां पर। उसके थोड़ी देर बाद उसकी खिड़की में जो है खटखटाने की जैसी आवाज आती है, और ऐसा लगता है कि कोई आकृति जो है कमरे के अंदर प्रवेश करी है। जैसी गोलियों की आवाज और इस तरह की आकृति दिखाई देती है, तो रायना तुरंत अपनी लाइटें बंद करके पलंग में जो है अपने बिस्तर में घुस जाती है। अब वो जैसे ही एक आकृति को देखती है कि वो खिड़की से प्रवेश करा उसने, तो जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी एक भारी सी आवाज आती है जो उसको आदेश देती है कि चिल्लाने से, अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हारे को गोली मार दी जाएगी। तुरंत वो चिल्लाना बंद कर देती है और अब वो मोमबत्ती उठाती, उसको जलाती। मोमबत्ती जलाने से वो देखती है कि एक मिट्टी से सना हुआ ना, एक कपड़े, गंदे से कपड़े मिट्टी में सने हुए, और एक जो है सर्बियन सोल्जर वहां पर खड़ा है।
अब वो सर्बियन सोल्जर फ्रेंड देखता है रायना को, जो एक नाइट गाउन पहने हुए, एक चिपका सा नाइट गाउन पहने हुए, और ऊपर से ओढ़ने वाला जो एक अलग से गाउन रहता है जिसको क्लॉक कहा जाता है। वो जल्दी से उसका जो है क्लॉक को छीन लेता है और उसे धमकी देता है कि यदि उसे पकड़ लिया गया बुल्गारियन आर्मी के द्वारा तो वो उसे मार देंगे, और वो बिल्कुल मरना नहीं चाहता। और इसे वो इस तरह की धमकी भी देता है कि अगर तुमने बुल्गारियन सेना को अंदर घुसने दिया कमरे में तो तुम्हें अनड्रेस्ड यानी बिना कपड़ों के ऐसा करना पड़ेगा। रायना जो एक कल्पना की दुनिया में खोई हुई है, जो ओपेरा और प्लेस देख देख के वो एक मानती है कि एक व्यक्ति को नायक की तरह जिंदगी जीना चाहिए, और वो मरने से डर रहा है व्यक्ति, सर्बियन सोल्जर। तो वो उससे एक तरह से घृणा के भाव से देखती है कि कैसा घटिया व्यक्ति है जो एक इज्जत की मौत नहीं चाहता है। वो कल्पना की दुनिया में कोई वास्तविकता से परे। दूसरा इस बात से भी वो घृणा करती है उससे कि जिस तरह की बातें उसने कही कि तुम्हें बिना कपड़ों के ही बुलाना पड़ेगा बुल्गारियन आर्मी को, तो वो मन मन सोचती है कि कैसा नीच व्यक्ति है, कैसा घटिया व्यक्ति है जो इस तरह की बातें कर रहा है। अब इसी समय क्या होता है फ्रेंड कि लाव का जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है रायना का। रायना से वो कहती है कि बाहर बुल्गारियन आर्मी खड़ी है जो तलाशी लेना चाहती तुम्हारे कमरे की। इस बात से वो सर्बियन सोल्जर जो घुसा हुआ था रायना के कमरे में वो घबरा जाता और हार मान लेता, और उसका जो क्लॉक यानी गाउन जो रहता है वो रायना को दे देता है। इस तरह से वो देता है कि जैसे उसने हार मान ली हो। जब इस तरह से सैनिक का व्यवहार होता है रायना के मन में एकदम से दया आ जाती है उसके मन में, और वो उसे एक पीछे पर्दे के पीछे ऐसी जगह रहती जहाँ वो छुप सकता है वहाँ उसको ले जाकर छुपा देती और दरवाज़ा खोल देती। एक रशियन ऑफिसर जो बुल्गारियन आर्मी में है वो अंदर आता है और देखने की कोशिश करता है, तो बालकनी का दरवाज़ा जोर से धड़ाक से खोल देती है और कहती है देख लो कोई नहीं है यहाँ पे। और वो उस जगह खड़ी हो जाती है जहाँ पर कि वो सैनिक छुपा हुआ था, ताकि उसको बचाया जा सके, क्योंकि कमरे में हल्की रोशनी रहती है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। अचानक से एक गोली उस खिड़की से निकल के जाती है, लेकिन रायना बिल्कुल नहीं डरती और वहीं खड़ी रहती है उस सैनिक को छुपाते हुए। रशियन ऑफिसर जो रहता है वो कमरे को देखता है और वहाँ से सेटिस्फाइड हो जाता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, और नीचे वो जो सैनिक घूम रहे होते हैं जो गोलीबारी कर रहे होते हैं उनसे चिल्ला करके बोलता है कि अब गोली चलाना बंद कर दो, यहाँ पे कोई नहीं है। और इस तरह से वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही फ्रेंड वो सैनिक वहाँ से चला जाता तो लाव का भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि जो बेड रहता है ऑटोमन, जैसे हमारे यहाँ दीवान कहा जाता है, एक छोटा सा बेड जो रहता है उस पर बंदूक देख लेती है वो। पास ही खड़ा जो पास ही में जो पर्दा रहता है उसको भी थोड़ा सा हिलता हुआ देखती है, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब फ्रेंड जब लाव का चली जाती है तो वो सैनिक जो छुपा रहता है पर्दे के पीछे वो बाहर निकल के आता और रायना का धन्यवाद करता है, और उसके बाद वो बताता है कि वो एक्चुअल में एक स्विस मर्सेनरी है। मर्सेनरी मतलब होता है फ्रेंड ऐसे सैनिक जो पैसे के लिए लड़ते हैं, जो हिंदी में अपन कहें तो भाड़े का सैनिक। तो वो एक्चुअल में स्विस मर्सेनरी था जो कि सर्बियन सेना में सर्बियन साइड से लड़ रहा था, और वो रायना से जो रिक्वेस्ट करता है कि उसे थोड़ी देर और वहाँ रुकने दे, ताकि जो नीचे खतरा है जो बुल्गारियन आर्मी ढूंढ रही है उसको, वो खतरा टल जाए, उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। डायना को उसकी बात सुन करके बहुत बुरा लगता है कि उसको अब दोबारा से खतरा जो है खतरे का सामना करना पड़ेगा। अचानक से उसकी नज़र भी जो है उस बंदूक पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाने चिल्लाने लगती, चीख निकल जाती है उसकी, और वो उस सैनिक से कहती है कि तुम्हारे पास बंदूक है तो तुम स्वयं का बचाव क्यों नहीं कर सकते? अभी जब सैनिक आए थे तो तुम बचाव कर लेते अपना बंदूक से। वो सैनिक कहता है कि मेरे पास बंदूक तो है लेकिन इसमें कोई गोली नहीं है ना, इसमें कोई कार्ट्रिज नहीं है। मेरे पास तो केवल मैं चॉकलेट्स लेकर के चलता हूँ, जो मुझे कई बार भूखा रहना पड़ता है यानी भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो उस चॉकलेट से पेट भर सकता हूँ। रायना को ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य होता है और एक तरह से घृणा के भाव से उसे देखती है और बोलती कि तुम कैसे सैनिक को जो
तुम्हारे पास गोलियां ही नहीं है बंदूक में, और चॉकलेट लेकर के चलते। रायना के पास एक डब्बा पड़ा होता है चॉकलेट का, जिसमें चॉकलेट क्रीम्स वगैरह रहती, उसे ऑफर करती है, वो जल्दी जल्दी 2-3 चॉकलेट खा जाता है। फ्रेंड्स, अब वो सैनिक रायना को बताता है कि वो 3 दिनों से युद्ध में था, फंसा हुआ था, है ना, और भूखा मर रहा था और बहुत ज्यादा थक चुका है। 3 दिनों से वो एक युद्ध में फंसा हुआ था। अब रायना जो है, उसके दिल को ये बात छू जाती है कि बेचारा कितना परेशान है, भूखा है। रायना को उसकी दशा देख करके दया आने लगती है फ्रेंड। सोचती है बेचारा कितना भूखा है, 3 दिन से भूखा है और सोया भी नहीं है। लेकिन वो ये भी सोचती है कि एक सैनिक के रूप में उसका जो व्यवहार है वो उसको फिट नहीं करता है, जैसे एक सैनिक को होना चाहिए, एक बहादुर, है ना, कभी भी भूखा रह सकता है, कुछ भी कर सकता है देश के लिए, जो वो एक नायक वाली छवि जो उसके दिमाग में। तो वो कहती है इस तरह की जो कमजोरी, दुर्बलता तुम दिखा रहे हो, ये हमारी बुल्गेरियन आर्मी में ऐसा नहीं होता। इस पर वो सैनिक जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल होता है, तुम्हारी सेना में भी ऐसे ही होता है। और फिर वो बताता है कि बीते दिन यानी पिछले दिन एक कैवेलरी अटैक हुआ था, जिसको कि सर्जियस लीड कर रहा था, और ये किस्मत की बात है कि वो जीत गए, उनकी सेना की मूर्खता की वजह से। उनकी सेना ने एक मूर्खता कर दी थी कि उनके पास मशीन गन्स थी, वो कैवेलरी अटैक को जो है वो पूरा धराशायी कर देते। लेकिन एक मूर्खता हो गई, उनसे एक गलती हो गई कि जो बंदूकों की जो गोलियां थी, कार्ट्रिज जिसको कहते हैं, वो कार्ट्रिज गलत थी। तो वो कार्ट्रिज गलत होने की वजह से वो मशीन गन काम ही नहीं कर पाई, और इस वजह से वो बुल्गेरियन कैवेलरी जो अटैक था, जिसको सर्जियस लीड कर रहा था, उसको एक किस्मत की वजह से जीत मिल गई। ये बात वो सैनिक बताता है किसको? रायना को। रायना जो अभी तक ये सोच रही थी कि सर्जियस कितना बहादुर है और उसने एक अटैक किया और इतना विजय हासिल की, उस बात को ये पूरा झुटला देता है। फ्रेंड, जब ये सैनिक सर्जियस के बारे में बात कर रहा होता है तो रायना बहुत जोर से चिढ़ जाती है, क्योंकि रायना की नज़र में सर्जियस एक हीरो है। बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती, और वो कहती है कि सर्जियस जो है एक वो हीरो है, तुम उसके बारे में जो बातें कह रही हो मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और वो एक फ़ोटो दिखाती है सर्जियस की। तो वो सैनिक इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ यही वो व्यक्ति है जिसने कल अटैक किया था उस कैवेलरी में। ना फ्रेंड, उसको एक पिक्चर दिखाती, उस मर्सेनरी को एक पिक्चर उसके फियांस सर्जियस की, और वो ये कन्फर्म करता है कि हाँ यही वो आदमी है जिसने कल हमला किया था। और वो एक बात कहता है कि चार्जिंग लाइक डॉन क्विकशॉट एट द विंड मिल्स, और उसने इस तरह से हमला किया था जैसे डॉन क्विकशॉट ने विंड मिल पर हमला किया था। डॉन क्विकशॉट फ्रेंड एक सैनिक था, जो स्पेनिश एक नॉवेल है, उसमें इसकी घटना का वर्णन है। विंड मिल्स यानी जिससे जो पवन चक्की कहा जाता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है, उस पवन चक्की पर वो ये सोच करके कि ये कोई सैनिक है, ये सोच करके वो हमला कर देता है। यानी ऐसा युद्ध, ऐसा हमला करना जिसका कोई जो है फल नहीं मिलेगा। तो एक मुहावरे के रूप में यहाँ पे यूज किया है कि उसने डॉन क्विकसैट ने जैसे विंड मिल पर हमला किया था, उसी तरह से सर्जियस ने हमला किया था। ऐसा बोल करके वो मर्सेनरी जो सैनिक रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रायना इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है कि उसके फियांसे जो इसका हीरो है, उसका उसका वो इस तरह से मजाक उड़ा रहा। वो तुरंत गुस्से में आके उससे कहती है कि यहाँ से जैसे तुम ऊपर चढ़ के आए थे ना, वैसे ही नीचे उतर के बाहर निकल जाओ यहाँ से। अब इस बात से वो सैनिक जो है बेचारा हताश हो जाता है, और थका हुआ था बहुत ज्यादा वो। जब रायना उसे वहां से जाने का बोल देती है तो वो जिस तरह की बातें कर रहा था, एकदम से उसके चेहरे पे निराशा और थकान का भाव आ जाता है। अब रायना क्योंकि उसको बाहर जाने का बोल देती है, वो बेचारा सैनिक जो है चुपचाप उठ जाता है, हताशा के भाव उसके चेहरे पे आते हैं। ये देख करके एक मदरली कंसर्न, देखिए माँ के जैसा वात्सल्य का भाव आता है रायना के मन में, जो उसकी दशा देखती है। वो सैनिक कहता है कि मैं 36 घंटे से नहीं सोया हूँ और मेरे बिल्कुल बस की नहीं है अब आगे चलने की। लेकिन फिर भी वो बेचारा हताशा का भाव लेकर के खड़ा हो जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तो वो सैनिक ये भी कहता है फ्रेंड कि इस तरह का खतरे का सामना करना, है ना, थकान को झेलना, ये तो सैनिक की जिंदगी का एक हिस्सा है, और वो बेचारा जाने के लिए तैयार होने लगता है।
अब रायना के मन में उसको देख करके बहुत जोर से दया आ जाती है, और इस दया के आवेग में वो उसे कहती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये लाइन को जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये उसके मुंह से निकल जाता है उसके उस सैनिक को देख करके। दया का भाव आता है, थका आ रहा है, 36 घंटे सोया नहीं है, उसके मुंह से अचानक से निकल जाता है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब वो उसे बताती है कि जो उनका परिवार है वो बुल्गारिया के सबसे ज्यादा कुलीन परिवारों में से एक है, और वो उस सैनिक से कहती है कि वो इतने सभ्य तो हैं कि किसी सैनिक को वो कुछ समय के लिए आसरा दे सकते हैं, है ना, असाइलम टू ए गेस्ट। एक मेहमान जो उनके घर में आया उसे एक आसरा दे सकते हैं। वो एक अरनानी नाम के ओपेरा के बारे में बात करती है। इस ओपेरा में बताया गया था कि एक परिवार जो रहता है वो अपने विचारों से डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद भी एक फ्यूजिटिव, एक भगोड़ा उनके घर में आता है जिसे वो आसरा देते हैं। तो वो उस अरनानी नाम के ओपेरा के बारे में वर्णन करती है कि हमारा परिवार भी बुल्गारिया के सबसे कुलीन परिवारों में से एक है, और हमारे यहाँ कोई मेहमान अगर आसरा मांगने आया है, शरण मांगने आया, तो हम उससे इतने सभ्य तो हैं हम कि कम से कम उसे शरण दे सकते हैं। फ्रेंड, ये कहानी क्योंकि बहुत पुरानी 1885 की घटना है, उस समय के लोगों का रहन सहन आज के लोगों के रहन सहन से काफ़ी अलग हुआ करता था, उनकी मेंटेलिटी भी काफ़ी अलग हुआ करती थी। उस नज़रिए से हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। रायना अपने परिवार के बारे में डींगे मारती है कि हम जो है सबसे कुलीन परिवारों में से एक जो है बुल्गारिया के हैं। हमारे घर में इंडोर स्टेयर केस है, एक घर के अंदर सीढ़ियाँ हैं, और एकमात्र हमारा ही घर है दुनिया पूरे कंट्री में जिसमें पर्सनल लाइब्रेरी। अब देखिए, लाइब्रेरी वैसे होने को बहुत छोटी सी चीज़ है, देखिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना आप, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनसे। इंडोर स्टेयर केस है, और केवल हमारा ही घर है पूरे देश में जहाँ पे कि पर्सनल लाइब्रेरी। फिर इस तरह की कुछ मजाकिया बात भी कहती है कि केवल वही ऐसे हैं जो वाश करते हैं अपने हाथों को डेली, रोज हम अपने हाथों को साबुन से धोते हैं। ये कॉमिकल सा साउंड करता है, यानी इस तरह की बचकानी बातें करती है। सैनिक बेचारा चुपचाप इन बातों को सुनता रहता है, जो उसका अच्छे स्वभाव और अच्छी चीजों का दिखावा जो कर रही होती है वो, और वो चुपचाप इन बातों को सुनता रहता है। अब रायना जो है अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। इस बीच वो सैनिक फ्रेंड इतना ज्यादा थका हुआ रहता है, और पहली बार इतने 3 दिनों में उसने एक सुरक्षित वातावरण में अपने आप को महसूस किया होता है। थकान इतनी ज़्यादा होती है, नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि वो जो है उसके बिस्तर पे ही धड़ाम से गिर जाता और सो जाता। रायना अपनी माँ कैथरीन को बुला करके लाती है और देखती है कि वो सो रहा है, सैनिक वहाँ सो रहा है। वो और उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में रहता है कि उसे कुछ पता ही नहीं रहता अपने आप को। कैथरीन को रायना इस पूरी घटना के बारे में बताती है, और कैथरीन देखती है कि कैसे उसकी पुत्री जो है उस सैनिक के प्रति उसके मन में सहानुभूति और दया आ रही है, जबकि वो एक दुश्मन सेना का सैनिक है। तो उसकी माँ को भी उस सैनिक को देख करके उसके लिए दया आ जाती है फ्रेंड। अब रायना माँ से कहती है फ्रेंड कि ये सैनिक बेचारा बहुत थका हुआ है, 3 दिनों से युद्ध में फंसा हुआ था, ये सो भी नहीं पाया, भूखा भी है, तो इसे हम डिस्टर्ब नहीं करते, इसे सोने देते हैं, और फिर बाद में इसको हम कोशिश करेंगे कि सेफली सुरक्षित रूप से यहाँ से निकाल दें। इसके बाद फ्रेंड जब ये सैनिक सो करके उठता है तो इसको एक गाउन पहनने के लिए, जो यूजुअली वहाँ के पुरुष लोग पहनते हैं, लंबा सा एक गाउन रहता है सर्दी से बचने के लिए, उस तरह का गाउन जो इसके पिता का रहता है, रायना के पिता का रहता है, वो गाउन इसको पहना करके और धीरे से ये माँ और बेटी उसको वहाँ से भगा देते हैं, यानी उसको सुरक्षित रूप से निकाल देते हैं ताकि वो वहाँ से सुरक्षित चला जाए। यहाँ पर एक्ट 1 खत्म हो जाता है। आइए फ्रेंड अब आर्म्स एंड द मैन का एक्ट नंबर 2 को देखते हैं। अब कहानी जो है लगभग 4 महीने गुजर चुके हैं उस घटना को जब चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ये लाइन को जरूर याद रखना, जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर इनके घर में घुस गया था, उस घटना होने के लगभग 4 महीने के बाद की बात है।
यहाँ पे फ्रेंड एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है निकोला। ये लाउका और निकोला ये दोनों सर्वेंट हैं इस घर में। निकोला फ्रेंड एक बहुत ही स्वामी भक्त और वफादार नौकर है, जो लाउका को हमेशा ये बात समझाता है कि हमें अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, यानी एक नौकर को कैसा होना चाहिए, इस तरह की बातें करता है। इसके उलट लाउका का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वो जिंदगी भर ये नहीं चाहती है कि वो जिंदगी भर नौकरानी ही बनी रहे। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर तो जो है ऐसी भावना है कि जैसे एक नौकर की आत्मा ही बस गई और तुम जिंदगी भर बस नौकर ही बने रहोगे। इस तरह की बातें अगर करोगे, जब लाउका को फ्रेंड निकोला समझा रहा होता है कि तुम्हें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो निकोला से लाउका कहती है कि द सोल ऑफ ए सर्वेंट, तुम्हारे अंदर तो एक नौकर की आत्मा है और तुम जिंदगी भर इसी तरह से रहोगे। लाउका ये भी कहती है कि मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस फैमिली के और मैं जब चाहे वो जो है दुनिया को बता सकती हूँ। इस बात पे निकोला कहता है कि मेरे पास तुमसे कहीं ज़्यादा सीक्रेट्स हैं इस फैमिली के बारे में, लेकिन मैं ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि हमें उनके प्रति वफादार रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में ये हॉट टॉक चल रही होती है। इसी बीच फ्रेंड घर के बाहर गार्डन में से मेजर पेटकॉफ, ये कौन है? ये रायना के पिता मेजर पेटकॉफ की आवाज़ आती है और ये समझ में आता है कि ये युद्ध से वापस आ गए। मेजर पेटकॉफ फ्रेंड लगभग 50 साल की उम्र के एक व्यक्ति है जो युद्ध से लौट करके आए और इस बात से बहुत गौरवान्वित है कि वो एक सैनिक, एक बहादुर सैनिक के रूप में वहाँ उन्होंने युद्ध लड़ा। सम्मान और जो टाइटल जो उनको मिले हैं युद्ध में, उस पर बहुत गौरवान्वित होकर के वो बैठे हुए होते हैं गार्डन में। जैसे ही मेजर पेटकॉफ की आवाज़ आती है फ्रेंड, लाउ का तुरंत जो है उसके लिए कॉफ़ी और ब्रांडी, क्योंकि वहाँ सर्दी, यूरोपियन कंट्री है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ ब्रांडी वगैरह पीना एक आम बात है। तुरंत उनके लिए कॉफ़ी और ब्रांडी लेकर के आती है। कैथरीन को जब उनकी आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी भागती हुई आती, जो कपड़े उसने घर में पहने होते हैं उन्हीं कपड़ों को पहने हुए वो उनके गार्डन में उनसे मिलने के लिए आती है। मेजर पेटकॉफ कैथरीन को बताते हैं कि युद्ध खत्म हो चुका है और एक संधि, एक पीस ट्रीटी, एक शांति संधि कर ली गई है और इस वजह से जो सर्बिया और बुल्गारिया में युद्ध चल रहा था ये युद्ध समाप्त हो गया। कि कैथरीन का सोचना अलग ही है, वो उसी तरह सोचती है जैसे कि रायना, एक हीरोइज्म की छवि जो इनके मन में, और वो कहती कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसी संधि नहीं करना चाहिए थी, इसकी बजाय बुल्गारिया को सर्बिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेना चाहिए था। अब कैथरीन की बात सुन करके मेजर पेटकॉफ जो है उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि चलो मैं और ज़्यादा लंबे समय तक तुम लोगों से अलग नहीं रह सकता हूँ, अच्छा हुआ कि ये युद्ध खत्म हो गया और मैं वापस आ गया। कुछ फनी बातें, जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड ये कहानी बहुत पुरानी है, उस समय के लोगों की मानसिकता काफ़ी अलग होती थी। अब मेजर पेटकॉफ एक और फनी बात कहते हैं कि मेरा गला जो है खराब हो गया, सॉर थ्रोट, मेरा गला खराब हो गया बहुत ज़्यादा वॉशिंग करने से, बहुत ज़्यादा जो साफ करते हैं, हाथ साफ कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, इस वजह से। और एक ब्रिटिश सैनिक के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा मूर्ख ब्रिटिश सैनिक मैंने देखा जो रोज नहाता था। वहाँ के लोगों की मानसिकता क्योंकि अलग होती है फ्रेंड, जैसे वहाँ पे क्या है कि हमेशा ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस तरह की कुछ रेडिकुलस बातें भी आपको सुनाई देंगी इसमें। यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रिटिश मैन हु बाथड एवरी डे ड्यूरिंग द वॉर, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने एक ऐसे ब्रिटिश मैन, एक ऐसे अंग्रेज से मिला जो रोज नहाता था युद्ध के दौरान भी। कैथरीन भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाती और कहती है कि ऐसे लोग तो वो जंगली टाइप के होते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं। और इस तरह से वो कहती है कि मैंने एक जो है इलेक्ट्रिक बेल लगवाई है, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बेल लगवाई है, क्योंकि जो सिविलाइज लोग रहते हैं वो नौकरों पर चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं करते, या जैसे किसी नौकर को बुलाना है उसको चिल्ला करके आवाज़ नहीं देते। मैंने एक इलेक्ट्रिक बेल लगवाई है, नौकर को बुलाना है, उस बेल को बजाओ और नौकर आ जाएगा। तो ये कुछ लाइन्स पे जरूर ध्यान देना फ्रेंड आप। सिविलाइज पीपुल नेवर शाउट फॉर देयर सर्वेंट्स, सब लोग
अपने नौकरों को बुलाने के लिए चिल्लाते नहीं है, और एन इलेक्ट्रिक बेल ये इंस्टॉल कराई है इस कारण से मैंने, कि नौकर को जब बुलाना हो तो चिल्ला कर आवाज मत दो, बल्कि उसकी जगह घंटी बजा दो। अब इन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होती है फ्रेंड की, इस बीच वहां पर सर्जियस का आना होता है। सर्जियस जब आता है दरवाजे पर, वो देखते हैं कि वो खड़ा हुआ है, तो तुरंत निकोला को भेजते हैं कि उसकी हेल्प करे उसके सामान वगैरह उठाने में। मेजर पेटकोव अपनी पत्नी को ये बात भी बताते हैं कि सर्जियस का मूड खराब है, अपसेट है, और वो अपसेट इसलिए कि उसने जो कैवेलरी का अटैक किया था, एक लापरवाही से भरा हुआ, एक मूर्खता से भरा हुआ कैवेलरी अटैक किया था, उस वजह से उसको प्रमोशन देने से मना कर दिया गया। जब मेजर पेटकोव ये बात बताते हैं फ्रेंड कैवेलरी अटैक के बारे में, कैथरीन जिनकी नज़र में सर्जियस एक हीरो था, वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देती हैं कि सर्जियस ने कोई गलती की होगी, क्योंकि वो मानती थी कि वो जो है सर्जियस जो एक हैंडसम, आइडियलिस्टिक एंड समवॉट मूडी, एक हीरो जैसा व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति, तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देती हैं कि सर्जियस ऐसी गलती कर सकता है। अब सर्जियस वहां पर आता है फ्रेंड, और एक बहुत उदास सा चेहरा लेके बैठा होता है ना, दुखी और अपसेट रहता है, और वो ये बात बताता है कि जो कैवेलरी अटैक था उसने उसके पूरे कैरियर को ख़त्म कर दिया, कैरियर बर्बाद कर दिया उसका पूरा, और इस वजह से उसने रिज़ाइन कर दिया सेना से। अब फ्रेंड सर्जियस रायना के बारे में पूछता है। रायना की एक ड्रामेटिक, एक नाटकीय जो जो है एंट्रेंस होती है, नाटकीय उसका आगमन होता है। एक सुंदर सा गोल्ड और ग्रीन ड्रेस पहन करके वो आती है। मेजर उसके आने की बड़ी तारीफ करते हैं कि वाह कितनी शानदार तुम्हारी टाइमिंग है, कितने तुम जो है सुंदर से कपड़े पहन करके आई हो। इस बात पे कैथरीन कहती है कि रायना ने जो दरवाजे की आवाज़ सुन ली थी जो सर्जियस ने जब खटखटाया था, और इस वजह से वो पूरी तरह से तैयार होकर के एक परफेक्ट टाइमिंग पर आई है। अब सर्जियस और रायना फ्रेंड जो एक कल्पना की दुनिया में खोए हुए एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और इस तरह से गले मिलते हैं जैसे कि कोई रोमांटिक नाटक के जो है किरदार हो, नायक और नायिका हो। इसके बाद फिर सर्जियस जो है बातें करने लगता है और बताता है कि कैसे वो उसको इस तरह के युद्ध से नफरत हो गई, इस तरह का युद्ध लड़ना और दूसरे सैनिकों को पकड़ना और मारना। और वो ये बात भी कहता है कि विदेशी अधिकारी जो है सेना में इस तरह से आए हुए हैं कि वहाँ के लोकल अधिकारियों को वो एक तरह से कहें कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेजर पेटकॉप भी इस बात को कहते हैं कि विदेशी सैनिकों को, विदेशी ऑफिसर्स को यहाँ पर छोड़ दिया गया है ताकि वो लोकल के जो अधिकारी हैं, यानी उनके देश के अधिकारी हैं, उनको सिखाएंगे कि अब युद्ध कैसे लड़ा जाता है, सही तरह से युद्ध कैसे लड़ा जाता है। बातों बातों में फ्रेंड सर्जियस जो है एक घटना को सुनाने लगता है और कहता है कि एक कहानी मैंने सुनी है कि एक स्विस मर्सनरी, है ना, मर्सनरी में आपको बता चुका हूँ, भाड़े का सैनिक जो पैसे के लिए युद्ध लड़ते हैं। वो कहता है कि मैंने एक ऐसी कहानी सुनी जिसमें एक स्विस मर्सनरी सैनिक जो है एक बुल्गेरियन महिला के कमरे में घुस जाता है और वहां पे वो काफी देर तक छुपा रहता है, इसके पहले कि वो अपनी माँ को बुला के लाए वो लड़की। वो काफी देर तक एक घंटे 1.5 घंटे वहां पे रुका रहता है। इस तरह की कहानी सुनने में आई है। अब दोनों महिलाएं जो कैथरीन और रायना जो है इस बारे में अनजान बनने की कोशिश करती हैं और इस बात से पीछा छुड़ाने के लिए कैथरीन सर्जियस से कहती है कि इस तरह की अभद्र कहानियां जो है और ऐसी जो है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और इस तरह की अभद्र कहानी जो है महिलाओं के सामने नहीं बताई जाना चाहिए। मेजर पेटकॉप हालांकि इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं ऐसी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन सर्जियस जो है माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो लगातार युद्ध लड़ते रहने के कारण उसका दिमाग इस तरह का खराब हो गया कि वो इस तरह की निंदावादी बातें करता है। इस कहानी में फ्रेंड सर्जियस इस बात का भी जिक्र करता है कि वो सैनिक जो है स्विस मर्सनरी उस घर में छुपा रहा और उसके बाद फिर उसे एक हाउस गाउन, एक पहनने के लिए गाउन दे करके उन दो महिलाओं ने वहां से उसको निकाल दिया। अब कैथरीन जो है चतुराई से जो है अपने पति से, मेजर पेटकॉफ से कहती हैं कि वह अंदर चलें ताकि रायना और सर्जियस ये अकेले में बात कर सकें।
जब ये दोनों वहां से चले जाते हैं तो रायना और सर्जियस जो है एक लवर की तरह, एक ट्रू लवर की तरह मिलते हैं, बहुत नाटकीय अंदाज में बातें करते हैं। दोनों प्रेमी है ना एक इस तरह से बातें करते हैं, हॉली एव एंड बिगिन टू प्रेस वन अनदर इन एग्जाल्टेड टोन, जो है एक बहुत ही फॉर्मल बातचीत जैसे की जाती है, जैसे नाटकों में ओपेरा में बताते हैं। इस तरह से एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं, जैसे बहुत सालों बाद बिछड़े हुए मिले हो। रायना भी सर्जियस से कहती है कि उनका बहुत ऊंचे दर्जे का प्रेम है, हायर लव। इन शब्दों को जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो ऐसी नाटकीयता, औपचारिकता से भरी हुई बातचीत दोनों करते हैं। एक्चुअल में दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता है, वो इस तरह की कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा लगता है। इसी बीच लाउका की एंट्री होती है, जो कॉफी के जो मग वगैरह और सामान जो पड़ा रहता है नाश्ते का, उसको उठाने के लिए आती, और इस तरह से उनका जो रोमांटिक पोस्चरिंग हो रही थी उसमें जो है व्यवधान पड़ जाता। अब अचानक से फ्रेंड जैसे लाउका का आना होता है तो रायना थोड़ी घबरा जाती, और वो कहती कि मैं अपना हैट उठा के ला रही हूँ अंदर से, और घर के अंदर चली जाती, ताकि उसका सोचना ये रहता है कि सर्जियस और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे टहलने के लिए, ताकि वो प्राइवेसी में बात कर सके। जैसे ही फ्रेंड रायना अंदर जाती है, अब लाउका को जो है सर्जियस अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उससे बात करने लगता है कि मैं इस तरह की औपचारिकता भरे प्रेम में जो है बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, और मुझे तो घृणा होती है ऐसे वातावरण में। मैं तो तुम्हारे जैसी प्रैक्टिकल लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब लाउका उससे कहती है कि या तो मुझे छोड़ दो तुम, और या एटलीस्ट कम से कम हम घर के पीछे वाले हिस्से में चलते हैं जहाँ कोई हमको देख ना पाए। सर्जियस फ्रेंड लाउका से प्रेम का इजहार करने और किस करने की कोशिश करता है। लाउका उसे तुरंत जो है मना कर देती, उसे दूर कर देती, और उसे ताना मारती कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रायना को अपने बाहों में लिए थे और इस तरह का रोमांटिक पोस्टर दे रहे थे। तो बातों में फ्रेंड लाउका जो स्विस मर्सनरी उसके कमरे में घुस गया था रायना के, उसके बारे में बता देती, इशारा कर देती, यानी पूरी बात नहीं बताती, और वो कहती कैसे उसने उसके साथ जो है इनडिसेंट बिहेव किया था। रायना इस तरह की बातें करके जो है सर्जियस को अपनी बाहों से अपने आप को अलग कर लेती और दूर करने की कोशिश करती। अब जब सर्जियस ये बात सुनता है कि रायना ने किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया, तो वो जानना चाहता है कि वो कौन है जिसके साथ रायना का ऐसा व्यवहार हुआ था, यानी उसका मिलना हुआ था। लाउका ये बात बताने से मना कर देती, वो उसका जोर से हाथ पकड़ के खींचता है, तो उसके हाथ में जो है एक खींचने का जो निशान पड़ जाता है, स्क्रैच आ जाता है, जैसे उस तरह का निशान पड़ जाता है। अब लाउका जब इस तरह की बातें करती है कि रायना के कमरे में कोई आया था, सर्जियस इस बात से बहुत नाराज हो जाता है, और सबसे ज्यादा नाराज वो इस बात पे होता है कि वो पूरी बात नहीं बता रही, जबकि उसको पूरी बात पता थी। अब सर्जियस इस बात से नाराज होता है कि वो उसकी और उसकी जो फियांसी है, यानी जो जिससे उसकी शादी होने वाली हो रही है, रायना का मजाक उड़ा रही है या उसकी बुराई कर रही है। सर्जियस जो है गुस्से में आके ताना मारता है कि तुम्हारे अंदर जो है द सोल ऑफ ए सर्वेंट, एक नौकर की आत्मा है, तुम नौकर ही रहोगी, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो रायना के बारे में। लाउका बात करने में बहुत माहिर होती है, उससे बातों बातों में जो है उसको राजी कर लेती, मना लेती, और उससे कहती है कि अब तुम्हें जो है जो मेरे हाथ पे जो खरोचा है तुमने, उस पर तुम्हें किस करना पड़ेगा, तब जाके मैं मानूंगी। सर्जियस इस बात से इनकार कर ही रहा होता है कि तभी रायना की वहां पर एंट्री हो जाती है। अब रायना अपना जो हैट लेने गई थी उसको लेकर के वापस आ जाती है, ताकि वो सर्जियस के साथ वॉक पर जा सके। अब रायना फ्रेंड जैसे ही एंटर होती है तो ये लाउका और ये सर्जियस अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। अब वो टहलने के लिए जाने वाले होते हैं, तभी कैथरीन आकर के उनको रोक देती है। कैथरीन सर्जियस से कहती है कि मेजर पेटकॉफ तुम्हें बुला रहे हैं, ताकि तुम जो है उनकी मदद कर सको। जो आर्मी का मूवमेंट होने वाला है, कहीं आर्मी को जाना है, उसके लिए रास्ता वगैरह किस तरह से डिसाइड करना है, कैसे क्या करना है, इस बारे में वो चाहते हैं कि तुम उनकी हेल्प करो।
रायना इस बात से दुखी हो जाती है कि वो दोनों अकेले में जा रहे थे बात करने के लिए और अब वो नहीं जा पाएंगे, तो वो जानबूझ करके लाइब्रेरी की खिड़की के नीचे इस तरह से खड़ी हो जाती, मेजर पेटकॉफ की नज़र पड़े उस पर, वो देख पाए कि वो बाहर इंतजार कर रही है सर्जियस का। कैथरीन और रायना दोनों एक दूसरे से वाद विवाद करने लगते हैं उसी घटना पर जो पहले हुई थी, और अंदर जो है मेजर पेटकॉफ की मदद करने चले जाता है सर्जियस।